वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइज। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम रोहित मौर्य है और मैं बिहार सर्किल में एज अ जीडीएस ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में कार्य करता हूं। गाइज, मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 2 साल का है। जीडीएस में ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पे रहते हुए मुझे 2 साल हो गए हैं और इन 2 सालों में मैंने जितना भी डाक विभाग से जो भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है वो आप लोग के बीच में मैं अक्सर अपने वीडियो के माध्यम से साझा करते रहता हूँ। एक नया वीडियो मैं लेके आपके बीच में आ रहा हूँ और इस वीडियो का मुख्य मकसद है डाक विभाग में जीडीएस से संबंधित बहुत सारे भ्रामक जो न्यूज़ है वो हम लगातार बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे इधर उधर उड़ते हुए देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जीडीएस में इंटरेस्टेड लोग हैं उनको भ्रामक न्यूज़ फैला रहे हैं कि जो डाक विभाग है उसका निजीकरण होने वाला है या फिर जीडीएस के अंतर्गत एबीपीएम का जो पोस्ट आता है उसको खत्म किया जा रहा है, आरएमएस को बंद किया जा रहा है और ये बहुत सारे मुद्दे हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो अभी शेड्यूल फर्स्ट की जो वैकेंसी आने वाली है 2025 में, आखिर वो क्यों डिले हो रहा है और कब तक आने की उसकी पूर्णतः संभावना है। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा ताकि जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन चल रहा है उस सारे कन्फ्यूजन से आप निजात पा सकें और जो भी सच्चाइयाँ है डाक विभाग से संबंधित वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि बहुत सारे लोग भ्रामक खबर फैला रहे हैं कि जो डाक विभाग है उसका निजीकरण किया जा रहा है। तो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि निजीकरण वाला कोई सिस्टम नहीं है। अभी एक लखनऊ डिवीज़न के अंतर्गत वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था और इस लेटर में इस चीज़ की व्याख्या की गई थी कि वहाँ पे जो मैन पावर है, वहाँ पे जो वर्कर है उनकी संख्या थोड़ी सी कम है और उनका काम जो प्रॉपर ढंग से चल नहीं पा रहा है। तो उन सारे सीटों को भरने के लिए उन्होंने एक टेंडर जारी किया था, तो उस टेंडर की सहायता से वो मैन पावर का जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को लोगों ने चारों तरफ इस चीज़ को फैला दिया था कि इसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इस डाक विभाग का निजीकरण होने जा रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और है और भ्रामक न्यूज़ ये जो यूट्यूबर्स हैं सिर्फ अपने व्यूज़ के चक्कर में अपने व्यूज़ को पाने के लिए कर रहे हैं, तो आप उनके चंगुल में ना फंसे। जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ है और ऑथेंटिक जानकारियाँ है वो आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर मिलने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा मुद्दे पर अगर हम आते हैं कि एबीपीएम का जो पोस्ट है, जो जीडीएस के अंतर्गत यानी ग्रामीण डाक सेवक के अंतर्गत जो एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो पोस्ट है उसको खत्म किया जा रहा है। उसके पीछे भी एक अजीब कहानी है, उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि एक ब्रांच पे 3 लोगों का काम पड़ता है। पहला काम पड़ता है ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम का, दूसरा व्यक्ति जो होता है वो होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम उसको बोलते हैं, और तीसरा होता है डाक सेवक। अब तीनों का कार्य मैं आपको समझा देता हूँ। ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो काम है वो सिर्फ ऑफिस में बैठ के सारा हिसाब किताब करना है, वित्तीय लेन देन से रिलेटेड जितना भी काम है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर करता है। उसका काम है सिर्फ ऑफिस में 4 घंटे की ड्यूटी देना और जितने भी लोग आ रहे हैं लोगों के खाते खोलना, पैसे जमा करना, पैसे निकालना, ये सब काम ब्रांच पोस्ट मास्टर करता है। अगर हम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की यानी एबीपीएम की बात करें तो एबीपीएम का जो काम होता है ना वो मुख्यतः उनका काम होता है कि जो भी आर्टिकल या जो भी डाक आता है, और अगर आपकी आसान भाषा में बोले तो जो चिट्ठियाँ आती हैं किसी ब्रांच में, तो उन चिट्ठियों को उठा के वो गांव में जिन जिन लोगों के नाम से वो चिट्ठियाँ या वो पार्सल होते हैं तो उस पार्सल को लोगों तक पहुंचाना ये एबीपीएम का काम होता है। जैसे हम पुराने मूवी में देखते थे कि डाकिया आया डाक लाया, तो वही जो डाकिया का काम जो है वो एबीपीएम जो है वो डाकिया वाला काम करता है। और तीसरा पोस्ट है वो है आपका डाक सेवक का। तो डाक सेवक में बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि डाक सेवक होते क्या है, उनका काम क्या होता है। तो डाक सेवक का काम मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक एसओ है या एक सब ऑफिस है हमारा, उसके अंतर्गत कम से कम 15-16 बीओ यानी ब्रांच ऑफिस कार्य करते हैं। तो जितना भी हमारा पार्सल या जितना भी हमारा काम जो मुख्य रूप से होता है ना वो हमारे एसओ में होता है। तो एसओ से डाक को रोज ले जाना और फिर वहाँ से डाक को बना के एसओ तक पहुँचाना, ये काम होता है डाक सेवक का। यानी डाक सेवक का काम सिर्फ जाना, एसओ तक जाना और एसओ पे जितने भी हमारे यहाँ का जितना पार्सल या लेटर आया है उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करना और ला के फिर अपने ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम को सौंप देना, ये काम होता है डाक सेवक का। सैलरी भी लगभग सबका बराबर है, 3-4 हज़ार रुपये का बस फेरबदल है। एबीपीएम का और डाक सेवक का सैलरी सेम है। बीपीएम का जो सैलरी है वो 3 से 4 हज़ार रुपये सैलरी उनका एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको मैं समझा दिया। अब कन्फ्यूजन ये है कि लोग बोल रहे हैं कि जो एबीपीएम का जो काम है उसको ख़त्म किया जा रहा है। गाइज, ऐसा कुछ नहीं है, एबीपीएम का काम ख़त्म नहीं किया जा रहा है। हाँ, डाक सेवक का जो कार्य है उसको कहीं कहीं उसको कम किया जा रहा है। यानी कि जो डाक सेवक का जो काम है वो एबीपीएम ही खुद से कर देते हैं। हमारे बिहार में तो ऐसा ही सिस्टम है। जो डाक सेवक का जो काम है वहाँ जो एबीपीएम जो हमारे होते हैं, जैसे मैं बीपीएम हूँ और जो मेरे एबीपीएम है वो क्या करते हैं कि सारा लेटर जो होता है वो खुद आके हमारे एसओ से उसको रिसीव करते हैं और हमारे बीओ तक ले जाते हैं। तो जो डाक सेवक है उनका कार्य तो
धीरे धीरे कम कर दिया गया है। जबकि मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसके पहले 1 साल पहले मैं उत्तराखंड में था, मेरी ज्वाइनिंग उत्तराखंड में हुई थी। वहाँ पे मेरे ऑफिस में मैं काम करता था और हमारे एबीपीएम काम करते थे, और वहाँ जो डाक सेवा का काम है वहाँ पे वो बस करती थी। लेकिन जहाँ पे बस नहीं पहुँच पाती थी पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पे डाक सेवा का काम डाक सेवा को अपॉइंट किया था, और प्रॉपर डाक सेवक अपना काम यानी बीओ से एसओ तक जो आर्टिकल डिलीवरी है या फिर जो डाक का आदान प्रदान है वो किया करते थे। ठीक है, बिहार में ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं हैं, लोग आ जाते हैं चले जाते हैं। वहाँ पे सुविधाओं की कमी थी, इसलिए वहाँ पे 3 पोस्ट हुआ करता था। लेकिन कुछ लोगों ने एक भ्रामक खबर ये फैला दिया है कि जो एबीपीएम होते हैं यानी जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं, और आसान भाषा में जो आपके भाषा में बोले तो जो डाक को बांटने का काम करते हैं, उनका पोस्ट खत्म किया जा रहा है। गाइज ऐसा कुछ नहीं है, और क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं अगर अपने बीओ में मैं कार्य करता हूँ और मेरे बीओ में अगर कोई एबीपीएम है, मान लीजिए कि अगर उनका कहीं ट्रांसफ़र हो गया या कहीं वो प्रमोट कर गया और मान लीजिए कहीं रिटायर कर गया, तो वो सीट वैकेंट हो जाता है। तो उस जगह पे जो मैं ब्रांच पोस्ट मास्टर हूँ, तो जब तक उस जगह पे कोई नया बंदा नहीं आ जाता है तब तक उस जगह का काम मैं करूँगा। लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा से पैसे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि वो आपको फ्री में कराएंगे। सरकार आपको फ्री में काम नहीं कराती है, उसके थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, लेकिन मिलते ज़रूर है। तो जो भी लोग ये भ्रामक खबर फैला रहे हैं कि एबीपीएम के पोस्ट को ख़त्म किया जा रहा है, तो आप लोग इस चक्कर में मत पड़िए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। क्योंकि जब भी बहाली आती है तो ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर दोनों की भर्तियां समान रूप से आपको देखने को मिलती है। तो लोगों के ट्रैप में, लोगों के जाल में आप लोग मत फंसिए, हम पे भरोसा कीजिए, कुछ भी गलत नहीं होने जा रहा है। जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि अभी तक जो शेड्यूल फर्स्ट में 2025 में जो बहाली आने वाली थी, अभी तक वो दिखाई क्यों नहीं दी। क्योंकि कुछ दिन पहले डाक भवन दिल्ली द्वारा एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें जितने भी सीटें वैकेंट है उसका रिपोर्ट मांगने को उन लोगों ने डिमांड किया था। सारा रिपोर्ट सौंप दिया गया है, और उसमें मेंशन किया गया था कि 29 जनवरी को जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के बीच में जारी हो जाएगा। लेकिन ये महीना ख़त्म होने को है, कल ये महीना ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो आपके सामने दिख क्यों नहीं रहा है। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 29 को उन्होंने जारी करने को कहा था, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी किसी किसी राज्य में चुनाव आते हैं, तो चुनाव के वजह से वो लोग क्या करते हैं कि पहले पता करते हैं। क्योंकि किसी भी जगह अगर चुनाव हो और आचार संहिता लागू है तो वहाँ पे कोई बहाली नहीं होती है, वहाँ पे कोई भी सरकार के द्वारा कोई भी क्रिया या कोई भी प्रतिक्रिया कुछ नहीं आपको देखने को मिलता है, सारा कुछ सामान्य रूप से रहता है। डिपार्टमेंट की तरफ से सारा प्रक्रिया समाप्त हो गया है, बहाली आपको कभी भी देखने को मिल सकती है। हाँ, एक चीज़ फंस रहा है, जो ये है कि अगर कहीं चुनाव है, कहाँ चुनाव होने वाला है, कहाँ चुनाव नहीं होने वाला है, कहाँ चुनाव का परिणाम आने वाला है, इसका एक जो क्लीन चिट होता है वो डिपार्टमेंट एक बार इलेक्शन कमीशन से ले लेगा कि कहीं चुनाव नहीं होने वाला है, कहीं चुनाव की कोई संभावना नहीं है। अगर उनको क्लीन चिट मिल जाता है, उसके तुरंत बाद बहाली आपको देखने को मिल जाएगी, और उसमें लगभग 1 सप्ताह से ज़्यादा का समय नहीं लगने वाला है। तो आप 1 सप्ताह यानी कि फरवरी का फर्स्ट वीक आप इंतजार कीजिए। फर्स्ट वीक में आपको बहाली जो है वो निश्चित रूप से देखने को मिलेंगी, और हमें उम्मीद है कि कम से कम 30 से 35 हज़ार के बीच आपको इस बार सीटें पूरे ऑल इंडिया में देखने को मिलेंगी। हाँ, बहाली से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग जीडीएस में अगर जॉब करना चाहते हैं, इस बार फॉर्म भरने वाले हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ के रहिएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहता है। इसके अलावा हम अपना सुझाव है आपको देते रहते हैं कि कहाँ पे कट ऑफ कम जाने वाला है, कहाँ पे ज़्यादा जाने वाला है, अपना अनुभव आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो हमारे इस चैनल से जुड़ के रहिएगा। कोई भी आपके सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है। इसके अलावा अगर कोई सवाल और रह जाते हैं, ऐसा कोई आप सवाल ड्रॉप कीजिए जिस पे हम वीडियो बना सकें, जाइए कमेंट बॉक्स में जो भी आपके सवाल है आराम से लिखिए। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी लोग इस बार बहाली में फॉर्म भरने वाले हैं, मैं उनको फिर से एक बार बोल देना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और जो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो हमेशा सेंट्रल लेवल का ही डिपार्टमेंट है वो अलाउ करती है। तो जितने भी बच्चे अपना कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं बनाए हैं, वो एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको अभी से बनवाने के चक्कर में लग जाए, क्योंकि अभी बहाली आएगी, उसके बाद 10-15 दिन का समय मिलेगा। कुल मिला के आपके पास लगभग 20-22 दिन का समय है। तो 20-22 दिन में आपका कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। बाकी कहाँ फॉर्म भरना है, अभी कितने % मार्क्स है, इसके लिए भी मैं वीडियो लेके बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आने वाला हूँ। कोई और आपके सुझाव हो तो जाके आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।